हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और हिंद महासागर दुनिया के महासागर विभाजन का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। घनी आबादी होने के साथ साथ इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार भी है। पिछले कुछ दशकों से हिंद महासागर क्षेत्र के राज्यों का आर्थिक और सामरिक तौर से काफ़ी विकास हुआ है, जिससे वह विश्व में अपना प्रभाव बनाने में पूरी तरह सक्षम है। इस रिपोर्ट में हम हिंद महासागर क्षेत्र के भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों, व्यापार और उसके रणनीतियों के बारे में सीखेंगे और ये भी जानेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। यदि आप पैट्रियन के माध्यम से हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप वीडियो पे दिए गए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपकी सहायता से हम इसी तरह और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। If you would like to watch this video in English, then please click on the link on video or in description. हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,05,60,000 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी की सतह पर पानी का लगभग 20% हिस्सा है। ये उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप द्वारा घिरा है, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिण महासागर द्वारा, जो कि एंटार्कटिक महासागर से भी जाना जाता है। हिंद महासागर दुनिया के 5 महासागर में से सबसे जटिल है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की खाड़ियाँ, स्ट्रेट, बे, चौक पॉइंट और द्वीप का समूह शामिल है, जो दूसरे महासागरों को इससे बहुत ही अलग बनाता है। अरब सागर हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। अरब सागर उत्तर में पाकिस्तान और ईरान द्वारा घिरा है, पश्चिम में अरब राज्यों और पूर्व में भारत द्वारा घिरा है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर और कराची बंदरगाह और ओमान में सलला बंदरगाह इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख बंदरगाह हैं। अरब सागर में कई द्वीप स्थित हैं। इसमें यमन का सकूतरा द्वीप, ओमान का मसीरा द्वीप और भारत का लक्षद्वीप द्वीप द्वीपों का समूह है। इनमें से सबसे बड़ा यमन का सकूतरा द्वीप है, जो कि यमन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी हिंद महासागर क्षेत्र के चरम उत्तर में स्थित है। ये दोनों खाड़ियों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है, जो दुनिया के संकीर्ण चौक पॉइंट में से एक माना जाता है। एक ऐसा ही चौक पॉइंट बब अल मंदब अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो कि अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। इसी तरह लाल सागर और स्विस कनाल आपस में स्विस खाड़ी द्वारा जुड़ते हैं, जो कि अकाबा की खाड़ी के पास स्थित है। ये सभी क्षेत्र व्यापार के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया से जुड़ने के लिए सबसे कम मार्ग प्रदान करते हैं। अगर हम हिंद महासागर के पश्चिम में जाएं, तो हमें मेडागास्कर, सीशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस द्वीपों का समूह मिलेगा। केप ऑफ अगलहस हिंद महासागर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर के केंद्र में श्रीलंका, मालदीव्स और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी पाए जाएंगे। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ब्रिटेन की ओवरसी टेरिटरी है, जिसमें डिएगो गार्सिया सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का उपयोग अमेरिका द्वारा सैन्य अड्डे के तौर पे किया जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित बंगाल की खाड़ी दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बांग्लादेश स्थित है, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भारत स्थित है। भारत में कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई बंदरगाह, बांग्लादेश में चित्तगोंग बंदरगाह और म्यांमार में यांगोन बंदरगाह इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख बंदरगाह माने जाते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप इस क्षेत्र में सबसे बड़े द्वीपों का समूह है। इस द्वीप के उत्तर में म्यांमार का कोको द्वीप स्थित है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अंडमान सागर और दक्षिण में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। ग्रेट निकोबार निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप स्टेट ऑफ मलाका के बिल्कुल प्रवेश मार्ग में स्थित है। स्टेट ऑफ मलाका दुनिया के कई महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक माना जाता है, क्योंकि वह मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे कम मार्ग प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र के तट के पास स्थित बहुत से राज्य इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। हिंद महासागर का नाम भारत से लिया गया है,
ये विश्व का केवल एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कई शताब्दियों से भारत वास्को डी गामा के आगमन के बाद कई यूरोपियों के लिए इस क्षेत्र में व्यापार का केंद्र था। पुर्तगालियों के आगमन के बाद कई यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में आना शुरू किया। इन्हीं यूरोपीय देशों ने आगे चलकर व्यापार के बहाने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसमें से ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर के सामने आया और पूरी भारतीय उपमहाद्वीप को अपने वश में कर लिया। ब्रिटेन इसी तरह आगे चल के भारत से सटे हुए कई इलाकों पर कब्जा करता चला गया। दूसरे विश्व युद्ध तक ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया, पर युद्ध के बाद वह कमजोर पड़ गया और सोवियत संघ, अमेरिका और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर के सामने आए। जब से नई समुद्री मार्गों की खोज हुई है, तब से हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ता चला गया है। अब आधुनिक समय में यही समुद्र मार्ग विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपना व्यापार चलाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से विश्व में तेल की मांग बहुत बढ़ गई है, जिन्हें केवल बड़े तेल उत्पादक राज्यों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। आज के समय में मध्य पूर्व के देशों में विश्व का 40% तेल का उत्पादन होता है, जो ज़्यादातर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर एशिया के बड़े देश जैसे कि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की तरफ जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज विश्व का एक प्रमुख चौक पॉइंट है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। शिया सुन्नी संप्रदाय में बढ़ते मुद्दों के कारण शिया बहुमती देश ईरान और सुन्नी बहुमती देश सऊदी अरेबिया में अक्सर तनाव रहता है। हाल ही में ईरान ने सऊदी अरेबिया को धमकी दी है कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जिसके जरिए वह अरब खाड़ी पर अपना दबदबा बना सकता है। अगर ईरान ऐसा करने में सफल होता है तो ये सऊदी अरेबिया और अन्य अरब राज्यों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अन्य अरब राज्यों की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए सऊदी अरेबिया और उसके सहयोगियों ने ऐसे देशों के साथ सुरक्षा गठबंधन बनाए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रखने में सामान्य रुचि रखते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से अमेरिका अपने तेल के कुल आयात में से लगभग 18% प्राप्त करता है। इसलिए अमेरिका ने अपने शक्तिशाली 5वीं बेड़े को वहां तैनात किया है, ताकि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के महत्वपूर्ण जलमार्गों पर अपनी निगरानी रख सके, क्योंकि इन समुद्री मार्गों में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका ने जिबूती में अपना सैन्य अड्डा बनाया है। जिबूती एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। कैंप लेमनियर नाम का ये सैन्य अड्डा अमेरिका का अफ्रीका में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इस सैन्य अड्डे में लगभग कुल 4000 अमेरिकी सैन्य बल तैनात है। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस और चीन ने भी जिबूती में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। जिबूती में इतने सारे सैन्य ठिकानों का कारण उसका मुख्य स्थान का होना है। जिबूती एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में स्थित है। जिबूती स्टेट ऑफ बब अल मंदब के नज़दीक स्थित है। स्टेट ऑफ बब अल मंदब एक संकीर्ण चौक पॉइंट है जो अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच में स्थित है। स्टेट ऑफ बब अल मंदब व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक माना जाता है। लगभग विश्व का 18% LNG और 4% तेल स्टेट ऑफ बब अल मंदब से होकर गुजरता है। अरब राज्यों का तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि LNG इस स्टेट से होकर यूरोप और उत्तर अफ्रीकी राज्यों में जाता है। इसी तरह यूरोप और उत्तर अफ्रीका से आया हुआ सामान इस स्टेट से होकर मध्य पूर्व और एशियाई देशों के पास जाता है। यदि स्टेट ऑफ बब अल मंदब पर कोई भी खतरा आता है या किसी भी वजह से ये बंद हो जाता है तो केप ऑफ गुड होप एक द्वितीय मार्ग के रूप में काम करता है। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। विश्व का कुल समुद्री तेल के व्यापार का लगभग 9% हिस्सा यहाँ से होकर गुजरता है। अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे सिर्फ मध्य पूर्व देशों में ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के बीचों बीच भी बना रखे हैं। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जो कि तंजानिया और इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में स्थित है, वह अमेरिका के सैन्य ठिकाने के रूप में काम करता है। कैंप जस्टिस नामक का अमेरिकी सैन्य अड्डा चागोस के डियागो गार्सिया द्वीप में स्थित है। कैंप जस्टिस का उपयोग अमेरिकी सेना सामान की आवाजाही के लिए करती है।
1986 में अमेरिका ने ब्रिटेन से इसे पट्टे के तहत 50 सालों के लिए लिया था, जो कि हाल ही में पिछले वर्ष समाप्त हो गया। लेकिन 20 दिसंबर 2016 में लंदन ने इसे नए सिरे से दोबारा शुरू किया, जो अमेरिका को इस द्वीप पर अपने सैन्य अड्डे बनाए रखने की अनुमति देता है। अरब खाड़ी के कुल तेल निर्यात में से लगभग 85% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर एशियाई देशों को जाता है, जिसमें से तेल का बहुत सा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक 550 मील लंबी पट्टी है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य में स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से विश्व का लगभग 40% व्यापार और 20% तेल का निर्यात होता है, क्योंकि इस समुद्री मार्ग के जरिए अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच बहुत ही कम समय में यात्रा की जा सकती है। ये सभी चीज़ें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में आने के बाद कच्चे तेल को सबसे पहले सिंगापुर और मलेशिया के बंदरगाह के टर्मिनल्स पर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, और प्रोसेसिंग के बाद रिफाइंड पेट्रोलियम पदार्थ को, जैसे कि मोटर गैसोलीन और जेट फ्यूल को साउथ चाइना सी के जरिए एशियाई मार्केट की ओर रवाना कर दिया जाता है। साउथ चाइना सी में जाने वाला तेल में से सबसे बड़ा हिस्सा जापान और चीन को जाता है, और बाकी बचा 15% हिस्सा दक्षिण कोरिया को ईस्ट चाइना सी के जरिए प्राप्त होता है। साउथ चाइना सी लिक्विड नेचुरल गैस के प्रवाहन के लिए बहुत बड़ा स्थान है। दुनिया की लगभग 50% से ज़्यादा मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर और इंडोनेशिया से आने वाला लिक्विड नेचुरल गैस साउथ चाइना सी के जरिए चीन, जापान और ताइवान और अन्य देशों की तरफ जाता है, जिसमें से जापान सबसे ज़्यादा एलएनजी का प्रयोग करता है। लगभग साउथ चाइना सी में जाने वाला एलएनजी का 50% हिस्सा। और इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादन करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया साउथ चाइना सी के जरिए चीन, जापान और भारत को कोयला पहुंचाते रहे हैं। ये सभी तथ्य साउथ चाइना सी को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। एशियाई बाजारों में अपने समुद्र रास्ते द्वारा माल पहुंचाने में साउथ चाइना सी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए चीन साउथ चाइना सी पर दावा करके उस पर नियंत्रण करना चाहता है। चीन केवल साउथ चाइना सी के लिए नहीं, वह मलाक्का स्ट्रेट के लिए भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि अफ्रीका या मध्य पूर्व से आने वाला माल मलाक्का स्ट्रेट के समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यदि इस समुद्री रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आती है तो ये चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान है। भारत एशिया की दूसरी महाशक्ति और चीन का लंबे समय से प्रतिद्वंदी मलाक्का स्ट्रेट के बहुत ही नज़दीक स्थित है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीपों का समूह है, जो मलाक्का स्ट्रेट के बिल्कुल प्रवेश रास्ते में स्थित है, जहां से हर साल लगभग 60,000 कमर्शियल जहाज आर पार होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व सीमा के रूप में काम करता है। भारत ने इस द्वीप पर बहुत ही बड़ी तादाद में शस्त्र बलों को तैनात किया है। अंडमान और निकोबार भारत में केवल एक ही ऐसा स्थान है जहां भारतीय सेना की ट्राई सर्विस थिएटर कमांड स्थित है। अमेरिका के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने में पूरी तरह सक्षम है। भारत की लंबी समुद्री तट के नज़दीक उसके सैन्य अड्डे भारतीय नौसेना को एक प्राकृतिक तौर से हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने में मदद करते हैं। भारत अपनी उपस्थिति केवल उपमहाद्वीप तक ही नहीं सीमित रखना चाहता, इसलिए उसने दूसरे द्वीप देशों के साथ कई सैन्य समझौते किए हैं। भारत अब सीशेल्स के असम्पशन द्वीप और मॉरिशस के अगालिका द्वीप पर अपने सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश में है। भारत का पहले से एक लिसनिंग स्टेशन मेडागास्कर में स्थित है, जो हिंद महासागर में होने वाली आवाजाही पर नजर रखता है। चीन का लंबे समय से भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हुआ। मलाक्का स्ट्रेट में अपने माल की आवाजाही को कायम रखने के लिए चीन ने भारत से घिरे हुए कई देशों के साथ संबंध जोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक औपचारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है, पर ऐसा मानना है कि म्यांमार ने 1994 में अपना कोको द्वीप, जो भारत के अंडमान के उत्तर में स्थित है, उसे चीन को लीज पर दे दिया है और चीन ने वहां अपना लिसनिंग स्टेशन बना रखा है, जो भारतीय सेना या किसी भी जहाज की आवाजाही पर नज़र रखता है। हालांकि भारतीय नौसेना को अब तक चीनी नौसेना की कोई भी हरकत उस क्षेत्र में दिखी नहीं है,
पर फिर भी कोई भी जोखिम न उठाते हुए भारत ने नार्कोडैम द्वीप पर अपना रडार स्टेशन बनाने का निश्चय किया है ताकि वह चीनी हरकत पर नजर रख सकें। चीन की नज़र अब म्यांमार के बंदरगाहों पर टिकी है, इसलिए उसने म्यांमार के सामने उसके बंदरगाह के निर्माण के कार्य का प्रस्ताव रखा, जिससे वह कम से कम बंदरगाह का 80% उपयोग कर सकता है। ऐसे ही बंदरगाह के निर्माण के कार्य का प्रस्ताव चीन ने भारत से सटे हुए कई देशों के सामने रखा है, ताकि वह इसी बहाने रणनीतिक रूप से भारत को चारों तरफ से घेर सके। इसलिए चीन ने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सीशेल्स और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत की उपस्थिति के कारण चीन अपने माल की आवाजाही के लिए पूरी तरह मलाक्का स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए उसने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपना विकल्प मार्ग चुना। चीन द्वारा ग्वादर बंदरगाह का निर्माण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसे सी पैक के नाम से भी जाना जाता है। सी पैक मूल रूप से एक परियोजनाओं का समूह है जिसकी कुल लागत $62 अरब चाइना द्वारा दी गई है। ग्वादर और काश्गार के बीच सी पैक के रोड और नेटवर्क के जरिए चीन अपना माल और सामान कभी भी और बहुत ही कम समय में ले जा या भेज सकता है। ग्वादर बंदरगाह के जवाब में भारत ने ईरान के साथ चबाहर बंदरगाह पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका निर्माण का जिम्मा भारत ने उठाया है। चबाहर बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशियाई क्षेत्र का द्वार है, जिसके जरिए वह अपना माल अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों को आसानी से पहुंचा सकता है। कहते हैं कि चबाहर के बाद अब भारत की आंख ओमान के दक्कन बंदरगाह पर टिकी है, जिसके उपयोग से वह अपनी आर्थिक उपस्थिति पूरे अरब राज्य तक फैला सकता है। ये सिर्फ समुद्री मार्ग या व्यापार के बारे में नहीं है। हिंद महासागर के तटीय राज्यों में, खासकर मध्य पूर्व क्षेत्र में विश्व की कुल लगभग 50% से ज़्यादा युद्ध और लड़ाइयाँ चल रही है। और साथ ही साथ हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और भारत के बढ़ते तनाव, भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु टकराव, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप, इस्लामिक आतंकवाद, अफ्रीकी क्षेत्र में समुद्री लुटेरों द्वारा की गई बढ़ती लूट की घटनाएं, ये सभी हिंद महासागर क्षेत्र को विश्व में सबसे खतरनाक जगह में से एक बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र जीवित संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर के अनुसार 2010 में हिंद महासागर क्षेत्र में पूरे विश्व की कुल 14% मछलियां पकड़ी गई थी। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडोनेशिया दुनिया भर के शीर्ष मछली उत्पादकों के बीच गिने जाते हैं। जीवित संसाधनों के अलावा अमेरिका और भारत के संयुक्त अभियान ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार की खोज की है। भविष्य में ऐसे ही हिंद महासागर के बीच पाए जाने वाले खनिजों से विश्व की बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है।